हेलो गाइस, मोहब्बत की दास्तां चैप्टर 11 मुंबई। अवनी अपना शूटिंग बिजनेस सूट पहनकर अपने वॉशरूम से निकली। जब रूही जी ने देखा कि अवनी आज भी बिजनेस सूट पहनकर जाने वाली है तो वह अवनी के पास गई और बोली, आज भी तूने यही पहन लिया। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहना चाहती है। अवनी ने कहा, हाँ। रूही जी ने कहा, नहीं, आज तू ये कपड़े पहनकर नहीं जाएगी, कुछ अच्छा कपड़ा पहन कर जा। अवनी ने कहा, लेकिन क्यों? ये कपड़े अच्छे हैं और वैसे भी मैं बिजनेस के काम के लिए जा रही हूँ तो ये कपड़े एकदम सही है। रूही जी चिढ़ते हुए बोले, तू ये नहीं पहनी, और एक बात, तू इंडिया जा रही है तो इंडियन लुक में ही जाएगी। अवनी बोली, बट मॉम। रूही जी ने कहा, कोई मॉम वॉम नहीं चलेगा। अब तू रूही जी ने अवनी को खींचकर अपने साथ अपने रूम में ले गई और एक साड़ी निकाल अपने कवर्ट से और अवनी को थमा दिया। अवनी मुंह खोले और आंखें फाड़े रूही जी की तरफ ही देख रही थी। उसने हिचकिचाते हुए कहा, मॉम, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। क्या यार मॉम, मुझे ये सब पसंद नहीं। रूही जी ने कहा, इट्स माई ऑर्डर। अवनी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, ओके फाइन, मैं पहनती हूँ। रूही जी ये सुनकर अवनी को शक भरी निगाहों से देखते हुए बोली, तुझे साड़ी पहनना आता है? रूही जी की बात सुनकर अवनी को वो दिन याद आ गए जब अर्नव उससे साड़ी पहनाना सिखा रहा था। अवनी को कहीं खोए देख रूही जी ने अवनी के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, कहाँ खो गई? अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने रूही जी से कहा, मैंने यूट्यूब से देख के सीखा है साड़ी पहनना। फिर रूही जी वहाँ से चली गई और अवनी उस साड़ी को देखने लगी। आज से 3 साल पहले वो साड़ी पहनी थी जब वह और अर्नव कहीं जाते थे तब। थोड़ी देर बाद अवनी नीचे आई और बोली, मैं तैयार हूँ, अब चले। रूही जी ने देखा अवनी ने बड़े ही सुंदर तरीके से साड़ी को पहना था। ये देख रूही जी भी हैरान थी। अवनी अपना सूटकेस लेने अंदर चली गई। रूही जी ये देख के अवनी अंदर गई। उन्होंने प्रकाश जी से पूछा, प्रकाश जी, आपने मुझे क्यों कहा कि मैं अवनी को साड़ी पहनाऊं? उसके दिमाग में क्या चल रहा है और अवनी को इस प्रोजेक्ट के लिए बार बार फोर्स क्यों कर रहे थे? आपने इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। रूही जी की बात सुनकर प्रकाश जी स्माइल करते हुए बोले, मुझे नहीं पता कि अवनी के साथ इंडिया में क्या हुआ था जो उससे इतना चुपचाप रहती है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अवनी को एक पार्टनर की ज़रूरत है और अर्नब मल्होत्रा से अच्छा पार्टनर कोई नहीं हो सकता मेरी बेटी के लिए। ये सुन रूही जी के माथे पर सिकन आ चुकी थी। रूही जी प्रकाश जी से बोली, लेकिन अर्नब को तो पहले एक शादी हो चुकी है ना? हाँ, लेकिन उस लड़की ने अर्नब को धोखा दिया था। मैं उस लड़की के बारे में नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अर्नब बहुत अच्छा लड़का है और जितना टाइम भी मैं अर्नब के साथ काम किया हूँ, मुझे उसे देख इतना ही पता चला है कि वो आज तक किसी लड़की के साथ नहीं रहा, और जहाँ तक उसकी एक्स वाइफ की बात है तो वो भी फैमिली के दबाव में हुआ था, ऐसी न्यूज़ आई थी। अवनी बहुत खुश रहेगी अर्नब के साथ। रूही जी परेशान आवाज़ में बोली, लेकिन हम उसे अपनी बेटी कैसे दे सकते हैं? उसका पहले से एक डाइवोर्स हो चुका है। प्रकाश जी ने रूही की बाजुओं को पकड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मेरी भी तो ये दूसरी शादी है और आप फिर भी मुझसे इतना प्यार करते हैं। रूही जी प्रकाश के गले लग गई और बोली, ठीक है, अगर वो लड़का मुझे पसंद आया तो हाँ कह दूँगी, लेकिन आपको लगता है अवनी फिर किसी से प्यार करेगी? प्रकाश जी ने कहा, जोड़ियाँ तो ऊपर से बन के आती है, अगर मिलना होगा तो बेशक मिलेंगे दोनों। थोड़ी देर बाद अवनी अपने सूटकेस को लेके हॉल में आ गई और देखा तो सामने रोहन भी खड़ा था। रोहन भी अपना सूटकेस लेके आ गया। अवनी उससे ही देख ही रही थी, मानो वो पूछना चाह रही हो कि तुम कहाँ जा रही हो। अवनी रोहन के पास आई और कहा, दीदी मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ। अवनी हैरानी से बोली, क्या? प्रकाश जी ने फिर कहा, हाँ चीकू, ये भी तुम्हारा साथ जा रहा है। ये सुनकर अवनी ने कुछ नहीं कहा और दोनों निकल गए एयरपोर्ट के लिए। दोनों फ्लाइट में बैठे और अवनी का दिल जैसे
जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो बाहर ही आ जाएगा। जिस इंसान से वो इतना दूर चली गई कि उसका चेहरा भी ना देखना पड़े, वही इंसान से आज उससे दोबारा मिलना पड़ेगा। अवनी मन में बोली, देख अवनी, अपना काम करना और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल के ऑस्ट्रेलिया आ जाना। मुझे उसका शक्ल भी नहीं देखनी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। दोपहर का वक्त, मुंबई में फ़्लाइट लैंड हो चुकी थी और अवनी एयरपोर्ट पे थी। रोहन उसके साथ ही था। उसके सामने एक आदमी आया जो बहुत ही हैंडसम सा लग रहा था। वो आदमी बोला, बॉस ने आप दोनों को लेने भेजा है मुझे। अवनी ये सुन सोचने लगी, मतलब अर्नव को भी पता है कि मैं आने वाली हूँ। अवनी ने अपनी बातें को एक साइड किया और अर्नव के मैनेजर के साथ जाने लगी। अवनी की नई फ्लैट पर अर्नव के मैनेजर ने उन दोनों को ड्रॉप किया और कहा, मैम कल आप तैयार रहिएगा, बॉस पिकअप के लिए कार भेजेगा। अवनी ने कहा, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं खुद आ जाऊंगी। अर्नव के मैनेजर ने कहा, लेकिन मैम बॉस का ऑर्डर है। आप अपने बॉस को समझा दीजिएगा कि मैं खुद आ जाऊंगी। ये कह के अवनी अपने फ्लाइट में चली गई। इन सब से अनजा अर्नव बस अपने ऑफिस के कामों में डूबा हुआ था। अवनी और रोहन दोनों ही लंच करके बाहर घूमने निकल गए। अवनी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन रोहन की जिद के आगे अवनी को मानना पड़ा। सबसे पहले वो लोग जुहू बीच गए, जो मुंबई में बहुत फेमस है और वहाँ की हवाओं में एक अलग ही जादू है। अवनी जब जुहू बीच पहुँची तो उससे ऐसा लगा जैसे वो जन्नत आ पहुँची हो। ऑस्ट्रेलिया में वो बात ही नहीं है जो इंडिया की हवाओं में है। अवनी साड़ी में ही थी। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, उससे किसी की कमी महसूस हो रही थी। रोहन ने कहा, दीदी ये जगह तो अच्छी है और यहाँ तो अलग ही मज़ा है, लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग कपल या फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आते हैं। दीदी हम लोग भी मॉम डैड को लेके आएंगे यहाँ। अवनी ने हम कहा और कहीं और ही देखने लगी। उसकी आंखें उन कपल पर टिकी थी जो एक साथ प्यार कर रहे थे और रेत में कुछ बना रहे थे। वो लोग मैरिड कपल थे और देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए। अवनी बस उन दोनों को देखे जा रही थी और ये सोचे जा रही थी कि 3 साल पहले भी वो अर्नव के साथ ऐसे ही रहती थी, लेकिन वो लोग कभी घूमने बीच पर नहीं आए थे। उसका ध्यान तब टूटा जब रोहन ने उसके बाजुओं से उसका हिलाया। रोहन ने कहा, दीदी आप कहाँ खो गई हो? अवनी बोली, अपने पुराने दिन याद कर रही थी। रोहन ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा, क्या सच में आप यहाँ हमेशा आती थी क्या? अवनी ने कहा, नहीं, बट कभी कभी आती थी अपने फ्रेंड के साथ। कुछ देर ही बातें करने के बाद फिर वह दोनों दूसरे डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। वो दोनों मेरिन ड्राइव बीच आए थे। मेरिन ड्राइव एक ऐसी जगह है, मुंबई के सारे लोग एक बार तो यहाँ आते ही हैं और कपल और फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ का नज़ारा सबसे अलग होता है क्योंकि ये बहुत बड़े रोड के साइड में है। रोहन और अवनी वहाँ आके बैठ गए। अवनी ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया और आंखें बंद कर ली और उन हवाओं और शोरों का मज़ा लेने लगी जो वो अपने कॉलेज टाइम में किया करती थी। अवनी ने आंखें खोला और रोहन से बोली, तुझे पता है मैं यहाँ अक्सर आया करती थी अवनी के साथ, दीदी के साथ, और ये जगह मेरी फेवरेट है। जब किसी चीज़ की टेंशन या कोई परेशानी होती थी तो मैं यहाँ आके उन समुद्र के किनारे को देखती थी। मेरी सारी थकावट और टेंशन गायब हो जाती थी। यहाँ से मेरी यादें जुड़ी हैं। बेशक वह यहाँ बहुत बार आई थी, लेकिन ज़्यादातर वह अभिनव के साथ आई थी। लेकिन वह अब अभिनव को भूल चुकी थी, लेकिन उसे निधि और अपने पल बिताए याद आते हैं थे। तभी वहाँ से गोला वाला जाने लगा। यह देख अवनी रुकी और कहा, एक मस्त सा गोला बना के दीजिए भैया, मेरे में लाल और हरा और पीला डालिएगा। रोहन ने भी वैसा ही किया
और दोनों उस जगह का लुत्फ़ उठाने लगे। फिर दोनों काफ़ी थक चुके थे, इसलिए और घूमने की शक्ति नहीं थी दोनों में। और फिर कल अवनी को ऑफिस भी जाना था, अवनी को सबका सामना भी करना था। वो दोनों रात को डिनर करके सो गई, लेकिन एक कमरे की लाइट अभी भी जल रही थी। वह अवनी का कमरा था। अवनी एक टक ऊपर की सीलिंग को देखे जा रही थी, मानो वह किसी सोच में डूबी हो। अवनी के मन में यही चल रहा था कि उन सब से वो कैसे डील करेगी और कैसे इस मुसीबत से निकलेगी। उसे अब घबराहट हो रही थी। वो ऐसे ही सोचते सोचते सो गई और लाइट ऐसे ही जलती रह गई। इन 3 सालों में वह डेली स्लीपिंग पिल्स खाती थी रात में, जिससे वो सो पाए, और जिस दिन वो नहीं खाती थी तो उसे नींद नहीं आती थी। चैप्टर 12 यह अर्नब की बच्ची है। सुबह का वक्त, मुंबई शहर। दीदी उठो, अम्मा सोने दे यार, दवाई का असर अभी भी है, इसलिए प्लीज सोने दे, रोहन ने कहा। मैं आपको कोई बहाना नहीं सुनाऊंगा, दी उठो। रोहन ने ब्लैंकेट खींचा और अवनी गुस्से से उठ गई और बोली, क्या है भाई, क्यों मुझे तंग कर रहे हो? रोहन ने कहा, आज आपको ऑफिस जाना है, आप भूल रही हो। अवनी ने कहा, हाँ मुझे याद है, मैं चली जाऊंगी। रोहन ने कहा, ठीक है, लेकिन कॉल पे डैड है और वो आपसे बात करना चाहते हैं। अवनी हैरानी से बोली, क्या? रोहन मुस्कुराते बोला, बात करो। रोहन ने जानबूझकर अवनी को फ़ोन पकड़ा दिया और अवनी को ना चाहते हुए भी बात करनी पड़ी। अवनी ने कहा, हेलो डैड। कॉल में प्रकाश जी की आवाज़ आई। ये मैं क्या सुन रही हूँ? चीकू, तुम अपना काम टाइम से नहीं कर रही क्या? तुम मेरा नाम वहाँ डुबाना चाहती हो? तुम्हें टाइम की कदर है कि नहीं? पहले दिन ही लेट होना चाहती हो वहाँ? तुम क्या चाहती हो? यह कहे कि मैंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है कि कैसे सब संभालते हैं। तुम यहाँ तो सब सही से संभाल लेती थी, तो तुम मुंबई में इतना लेजी कैसे हो गई हो? उनकी सारी बातें सुनकर अवनी रोहन को गुस्से से घूरने लगी। अवनी ने फ़ोन में कहा, लेकिन उसकी आंखें रोहन की ओर घूरी रही थी। डोंट वरी डैड, मैं आपको किसी की भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और मैं अभी उठने ही वाली थी। अब मैं ऑस्ट्रेलिया तभी आऊँगा जब मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। प्रकाश जी खुश होते हुए बोले, मुझे तुझसे यही उम्मीद है चीकू, गुड लक। ये बोलकर प्रकाश जी ने फ़ोन कट कर दिया। रोहन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी अवनी ने उसे रोक लिया और कहा, चल भाई, तुझसे कुछ ज़रूरी बात निपटानी है। देखो बहन, अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी किया तो मैं डैड को बता दूंगा। ये बोल के वो साइड से भाग गया और अवनी भी उसके पीछे भागने लगी। अवनी ने भागते हुए कहा, भाई तू वहीं रुक जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। रोहन वहीं रुक गया और सीरियस होकर बोला, डैड का फ़ोन आ रहा है। यह सुनकर अवनी वही जम गई। उसने खुद से फुसफुसाते हुए कहा, पता नहीं अब क्यों डैड फ़ोन कर रहे हैं। रोहन ने फ़ोन को स्पीकर में रख दिया। तभी प्रकाश जी ने कहा, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज से कार आएगी पिकअप करने चीकू के लिए। अवनी ने फ़ोन लेते हुए कहा, डैड मैं खुद चली जाऊंगी। प्रकाश जी ने कहा, मैं कह दिया, इट्स माय फाइनल डिसीजन। अवनी चीखते हुए बोली, मैं आपसे कह क्यों रही हूँ, आपको तो मेरी बात माननी ही नहीं है। वो आएंगे, चली जाऊंगी मैं, बाय। ये बोल के अवनी गुस्से से फ़ोन कट दी और रोहन को फ़ोन देके अपने कमरे में चले गई। थोड़ी देर बाद अवनी तैयार होकर निकली और उसने स्टाइप डिज़ाइन की ब्लेज़र एंड पैंट पहनी थी और अंदर वाइट कलर की टॉप पहनी थी। उसे देख के कोई भी कह सकता था कि वो किसी ऑफिस की सीईओ होगी, और वैसे भी अपनी डील ही बिजनेस सूट पहन की थी। ऑफिस के लिए उससे ज़्यादातर लोग इसी ड्रेस में दिखते थे। वो सिर्फ घर में नॉर्मल ड्रेस पहनती थी। जब इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आई थी अवनी, तब से ही वो इंडियन कपड़े पहनना छोड़ दी थी।
अवनी कार का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद एक कार आया, वो उसमें बैठ गई और निकल गई। दूसरी तरफ अर्नव के केबिन में अर्नव ऑफिस में अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। वो सारे फाइल्स को चेक कर रहा था और पास में अर्नव का मैनेजर खड़ा था। अर्नव बोला, मिस अग्रवाल आज आने वाली थी ना? तरुण ने जवाब दिया, यस सर, वो आ ही रही है, उनके लिए कार भेज दी है। अर्नव ने सिर्फ हामी में जवाब दिया और फिर अपना काम करने लगा। यहाँ अवनी कार में बैठी यही सोची जा रही थी कि वो कैसे अर्नव को फेस करेगी। उसके अंदर हजार सवाल और पुरानी यादें आ रही थी। शोफर ने कहा, मैम हम आ गए हैं। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और एक लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। फिर वो बाहर निकली और ऊपर की ओर देखने लगी। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। अवनी यह देख और नर्वस हो गई। अवनी अंदर आई और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, अर्नव मल्होत्रा की केबिन कहाँ है? फिर अवनी अपनी आईडी को दिखाते हुए बोली, माय नेम इज़ अवनी अग्रवाल। वह रिसेप्शनिस्ट स्माइल करते हुए बोली, टॉप फ्लोर पे उसका केबिन है। अवनी ये सुन लिफ्ट में चली जाती है। लिफ्ट में खड़े उसे सारी पुरानी यादें आ रही थी। घबराहट के मारे अवनी के होंठ काँप रहे थे। जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो अवनी ने अपनी तितली जैसी पलकों को उठा के सीधे देखा, जहाँ साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा था, CO केबिन अर्नव मल्होत्रा। उसका नाम पढ़ अवनी की आंखें हल्की नम हो चुकी थी। अवनी ने अपनी मिडिल फिंगर से अपने आंखों के हल्के आंसुओं को रोक दिया और केबिन की डोर नॉक किया। अंदर से आवाज़ आई, यस कमिंग। अवनी अंदर आई और जब अर्नव की नज़र उसकी तरफ हुई तो वो एकदम शॉक्ड रह गया। अवनी ने शांत होके कहा, हेलो, आई एम अवनी अग्रवाल, PM एंड PA ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की CEO। अर्नव समझ चुका था कि यह प्रकाश अग्रवाल की बेटी है। अर्नव ने सटीक लिहाज में कहा, तो आप हो प्रकाश जी की बेटी, वेलकम टू माय ऑफिस। अवनी शांत होकर वहीं बैठ गई और बोली, मेरे डैड नहीं आ सके तो मुझे आना पड़ा ये प्रोजेक्ट संभालने के लिए। अर्नव की नज़र सिर्फ अवनी पर गड़ी हुई थी। उसे लगा रहा था कि कहीं वो उसकी नज़र से गायब ना हो जाए। 3 साल बाद अर्नव ने अवनी को देखा था। अर्नव को ऐसा महसूस हो रहा था मानो किसी ने वापस से उसे जिंदा कर दिया है। अवनी जब से आई थी तब से अर्नव से नज़र चुरा रही थी, मानो उससे डर हो कि कहीं उसे देख वो इमोशनल में आके उससे कुछ कह ना दे। अवनी ने अपनी नज़र उठा के एक नज़र अर्नव को देखा और कहा, काम कब से स्टार्ट करनी है? अर्नव ने सीरियस टोन में कहा, आज से, अभी से। अवनी ने सर हिलाया और दूसरी तरफ एक टेबल जिसमें अभी अभी तरुण ने फाइल्स रखी थी। अर्नव वहां जाके बैठ गया और फाइल को पढ़ने लगी जो अवनी के लिए रखा हुआ था। अर्नव अवनी को घूरे जा रहा था। अवनी ने अपने मन में कहा, ऐसे मत देखो मुझे अर्नव, कहीं तुम्हें देख के मैं अपना कंट्रोल ना खो दूँ। अपने आप से बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटा के तुम्हारा सामना करने के लिए आई हूँ। मत देखो ऐसे मुझे। वो रात याद आ जाती है। कितनी अजीब बात है ना अर्नव, हम पास होकर भी इतने दूर हैं कि कभी नहीं मिल सकते। नहीं अवनी, तुझे सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देना होगा और कुछ नहीं सोचेगी तू इस इंसान को मुड़कर भी कभी नहीं देखेगी। अर्नव की फ़ोन बजने लगी तो वह फ़ोन अटेंड करने बाहर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची अपने नन्हे कदमों के साथ अंदर आई। वो बच्ची लगभग 2 साल की होगी। वो छोटी सी बच्ची अपने छोटू से होठ से एक ही बात बोल पा रही थी, पापा। उसे देख अवनी के होठ पे एक हल्की सी स्माइल आ गई। अवनी ने उसे अपने बाहों में उठाया और कहा, बेटा आप यहाँ कैसे आए? वह छोटी सी नन्ही सी बच्ची अवनी को देख अवनी के नाक को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ने लगी थी।
अवनी उसे देख उसके साथ खेलने लगी। अवनी ने उसे बच्चे से कहा, अल्ले मेरा बच्चा, आप यहाँ कैसे आई और किसे ढूंढ रहे हो? वो बच्चे से पापा बोल पा रही थी। अवनी को लगा कि शायद वो अपने डैड को ढूंढ रही है। तभी एक लड़की जो अवनी के ही एज की लग रही थी वो अंदर आई और बोली, ये लड़की यहाँ की है। मैं इसे पूरी जगह ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ मिल रही है। थैंक यू, आपने इसे ढूंढ दिया। ये कह के वो लड़की अवनी के गोद से बच्चे को ले ली और बोली, वैसे आप यहाँ एम्प्लॉय हो क्या? अवनी हल्की स्माइल के साथ बोली, नहीं, मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट के काम से आई हूँ, इसलिए मैं यहाँ कुछ टाइम तक रहूँगी, फिर ऑस्ट्रेलिया चल जाऊँगी। उस लड़की ने कहा, मैं यहाँ अर्नब जी का खाना देने आई थी। ये सुन अवनी हैरान थी। तभी अर्नब कैबिन में आया और उसने देखा कि वैशाली और मायरा, जो उस छोटी बच्ची का नाम है, वो दोनों अवनी के सामने खड़ी थी और अवनी और वैशाली बातें कर रहे थे। अर्नब अंदर आके गुस्से से वैशाली को बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली बोली, अरे अर्नब जी, आप आ गए। आपकी मायरा कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। एक और आप हो जो अपनी बच्ची को याद भी नहीं करते। अर्नब ने जल्दी से मायरा को अपने बाहों में ले लिया। मायरा खुशी से खिलखिलाते हुए बोली, पापा। अर्नब ने अपने नाक को मायरा के नाक से टच करते हुए कहा, मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा था। अवनी की तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मतलब ये अर्नब की वाइफ है और वह अर्नब की बच्ची। अर्नब ने शादी कर ली। अवनी वहीं फूट फूट कर रोना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। अर्नब ने अवनी को टोन मारते हुए वैशाली से कहा, मायरा को अनजान लोगों से दूर रखा करो और तुम भी ज़्यादा अनजान लोगों से घुला मिला मत करो, समझी? वैशाली ना समझी में कहा, मैं कहा किसी अनजान लोगों से मिली। अर्नब ने अवनी को देखा जो वहाँ चुपचाप खड़ी इधर उधर देख ही रही थी। अर्नब ने फिर से अवनी को टोन मारते हुए कहा, वैसे भी मिस अग्रवाल को तो कोई बच्चा है ही नहीं, तो वो तुम्हारे बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? इसलिए मुझे डर है कहीं मायरा को मिस अग्रवाल गिरा ना दे। ये सुन अवनी ने सब बातें लिहाज में कहा, ज़रूरी नहीं है मिस्टर मल्होत्रा कि जिसके बच्चे ने ना हो वो बच्चे संभाल नहीं सकती। आई एम श्योर वैशाली जी की भी फर्स्ट बेबी है, लेकिन फिर भी वो संभाल लेती है ना। तो मैं मायरा को अपनी बच्ची जैसे ही मानती हूँ। वैशाली ने माहौल को लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, आप भी क्या बात लेके बैठ गए? चलो, मैंने आपके लिए लंच लाया है, खा लो। वैशाली ने टिफ़िन निकाला और अर्नब को कह के तरुण से प्लेट मंगवा लिया। फिर उसने खाना सर्व किया। वैशाली ने खाना को देखा जो सिर्फ अर्नब जितना ही खाना था। फिर उसने माफ़ी मांगने वाले लिहाज में अवनी से कहा, सॉरी, हमें नहीं पता था कि आप भी इनके साथ एक कैबिन में काम करती है, नहीं तो मैं दोनों के लिए खाना लाती। अवनी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी कैंटीन ही जा रही थी। ये बोल के अवनी वहाँ से निकल गई और अर्नब समझ रहा था कि अवनी हट हुई है। उसकी आवाज़ से ही समझ आ रहा था कि वो कभी भी रो देगी, लेकिन अर्नब को ये नहीं समझ आ रहा था कि क्यों वो हट हुई है। अर्नब ने मन में सोचा, कहीं वो इसलिए तो हट नहीं हुई है क्योंकि वह अभिनव की बच्ची है। ये सोचते ही अर्नब की मुट्ठियाँ कस गई, उसके नसें देखने लगी थी। तभी वैशाली ने कहा, अर्नब जी, अब तो आप अपने घर चलिए। आप कब तक ऐसे अकेले रहेंगे उस मेंशन में? मुझे नहीं पता कि आप दोनों भाई के बीच क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप उस घर को और अभिनव जी को बहुत मिस करते हैं और अभिनव जी भी आपको बहुत याद करते हैं, हमेशा आपके बारे में बात करते हैं। अर्नब बिना एक्सप्रेशन के बोले, देखो वैशाली, आप मेरे लिए लंच लाती है और मायरा को भी लाती है और मेरा इतना ख्याल रखती है मेरे लिए, इसलिए मैं आपसे जुड़ा हूँ, लेकिन मेरा उस घर से कोई रिश्ता नहीं। थैंक यू।